बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सामने चंद अहम मामलात रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। हुकूमत नैब तरमीम कर रही है और इंटरेस्टिंगली जो रिसेंट नैब तरमीम की गई हैं वो एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत की गई है। हुकूमत का जवाब दुरुस्त है और जवाब भी शायद दुरुस्त है कि सेशन में नहीं है पार्लियामान, तो अगर ऑर्डिनेंस के जरिए हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत इन तरामीम से माजी की तारीख को एक दफ़ा फिर दोहरा रही है। हुकूमत अपने ही कही हुई बातें और अपनी कही हुई तमाम इंडिकेशंस को खुद वायलेट कर रही है, अपने ही किए हुए तमाम वादों को खुद तोड़ रही है। हुकूमत ट्रांसपेरेंसी चाहती थी, हुकूमत ये चाहती थी कि नैब का कानून ड्रेकोनियन था तो उसे तब्दील कर दिया गया 2022 में, एक वेलकम मूव थी। लेकिन अब जो हुकूमत ने किया है क्या वो तारीख दोहराने के जुमरे में आता है या नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात तो बहुत से दर्ज हैं, 3 मुकदमात के अंदर उन्हें नामजद किया गया है। याद रहे ये 3 मुकदमात वो हैं जो सानिया 9 मई के बाद दर्ज हुए। क्या मामला इवेंचुअली इमरान खान का मामला मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाएगा या नहीं, और अगर जा रहा है तो क्या ये उसकी पहली सीढ़ी है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आजम खान इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, कहाँ हैं इस वक्त, किसकी तहवील में है, उनके वेयर अबाउट्स कुछ अरसे पहले किसी को मालूम नहीं थे। अब ये बाज़गश्त है कि उनकी तरफ से भी एक गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत से मामलात जिनके अंदर वो प्रीवी थे, जिनके बारे में उन्हें पता था, वो उनसे पर्दा उठा देंगे और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका सियासी मुस्तकबिल तो अभी डिसाइड होना है, लेकिन वो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। एक पिटिशन ओन चौधरी साहब ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा डोसियर है। क्या ये मुमकिन है जो चाह रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि उसके ऊपर, उसके प्रीफेस के ऊपर एक ख़त लफ्ज़ है और वो ख़त डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से है और वो ख़त 24 मार्च 2023 को लिखा गया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज के आला और सीनियर तरीन डेकोरेटेड अफसरान के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की जमात और इमरान खान साहब खुद हर्जा सराई कर रहे हैं, जो कि इस काबिल है कि उस पर नोटिस लिया जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर तो कर दिया गया है, इसकी हेयरिंग होती है या नहीं होती, लेकिन जो मुरवजा कानून है वो यहाँ पर वायलेट होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। क्योंकि आप इलेक्शन एक्ट देख लीजिए, उसका सेक्शन 212 या पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर देख लीजिए। अगर आपने किसी हुकूमत, किसी जमात की डिसोल्यूशन की तरफ जाना भी है तो उसके लिए सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत को एक रेफरेंस बनाना होता है, एक डिक्लेरेशन देना होता है और वो डिक्लेरेशन इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे तो वो पार्टी उस सूरत में डिसॉल्व होती है। लेकिन यहाँ डायरेक्टली एक पिटिशन फाइल कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करना चाहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम साहब आपका। जनाब नुसरत जावेद साहब मेरे उस्ताद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से हमसे बहुत बेहतर जानते हैं और हमें और हमारे व्यूअर्स को हमेशा एजुकेट भी करते हैं, आज के हालात पर भी गड़ी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नुसरत जावेद साहब। जनाब शोएब शाहीन साहब वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के भी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होते हैं, मुतअद्दिद मामलात के अंदर वो लीड काउंसिल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका शोएब शाहीन साहब। सबसे पहले खुर्रम साहब, मैं इसलिए कि मुझे ज़रा कहा जाता है ना कि आई एम इंट्रीग्ड। The reason why I'm intrigued is because जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने तरामीम की हैं, अब हमारे व्यूअर्स को बहुत सी बातें तो पता है, एक बुनियादी बात मैं कर देता हूँ, ये बड़ी रेग्रेसिव है इन नेचर। पहले आप कहते रहे खुद और आपके कॉलीग्स, खुद मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी, सब ने नैब कानून और कहा जाता था बड़ा ड्रैकोनियन कानून है, उससे बड़ा रगड़ा खाया है। आपने कुछ चीज़ें रिवर्स की हैं और कुछ चीज़ों के अंदर, ख़ास तौर पर मामला जहाँ अरेस्ट का आ जाता है, आपने बड़ी वाइड स्प्रेड पावर्स दे दी हैं टू द चेयरमैन नैब। ये क्यों, सियासी एक्सपीडियंस है या किसकी रिकमेंडेशन पे आपको लगता है कि ये तरमीम आपने की हैं, हुकूमत ने की हैं, दैट टू विद द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस? जी, हमारी कोशिश तो पहले भी थी और अब भी है कि नैब के कानून में जो भी तरमीम की जाएं वो जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक हैं उनको वायलेट ना करें। तो अभी भी कोशिश, अगरचे
जो नई तरमीम है जो ऑर्डिनेंस के जरिए आई हैं, उन की जो नेचर है वो उससे बरक्स है जो पहले तरमीम की गई थी पिछले साल नैब के कानून में। जी जी। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश यही है कि जो पिछले कानून में जो एसेंशियली फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे उनको बहाल करके अभी भी वो लार्जली इस वक्त इंटैक्ट है नई तरामीम में भी। तो मकसद तो यही है कि हमें हर कानून हतमी नहीं होता, उसको हमें वक्त के मुताबिक आगे बढ़ना है। तो जो प्रैक्टिस इस वक्त है उसको देखकर ये तरामीम की गई हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये एक जो प्रैक्टिस के दौरान जो हमें डिफिकल्टीज आई हैं उनको देखकर ये तरामीम की गई। अच्छा, ये आप करवा रहे हैं कि जो इन्हीं के जो जब मुकदमात आगे चल रहे हैं उनको देखकर आपने ये तरमीम की हैं, उसमें जो मसला आ रहा है, नैब को मसला था, ये मेरे नॉलेज में भी है, नैब ने हुकूमत से कहा कि हमें मसाइल आ रहे हैं, बट सवाल यहाँ ये है कि आपने जो रिमांड था वो 90 रोज जब था तो उस वक्त पूरी हुकूमत खास तौर पर PMLN कहती रही कि बड़ा ड्रैकोनियन है, इसको तब्दील करें, ब्रिंग इट डाउन, और इसको हम 14 दिन पर ले आए, क्योंकि 14 दिन तो देखिए कत्ल का जब मुकदमा चले तो उस वक्त कहीं रिमांड होता है, तो ये तो बड़ा जुल्म है। आप उसे 14 दिन से 30 दिन पर ले गए हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, 30 दिन के लिए बंदा अंदर है, पहले 90 रोज के लिए होता था, अब 30 दिन के लिए अंदर जाएगा, और 30 दिन तक ठीक है, बेशक ट्रायल कोर्ट के पास इख्तियार है बेल का, लेकिन बेल नहीं होगी। तो कैसे प्रोटेक्ट किया आपने फंडामेंटल राइट को? यही बात है कि जो बेल का इख्तियार नहीं था वो अभी भी ट्रायल कोर्ट के पास मौजूद है, वो फंडामेंटल राइट मौजूद है। और चूंकि नैब के अक्सर केसेस जो हैं वो वाइट कॉलर क्राइम है, जहां कोई खून नहीं बहा, किसी को मारा नहीं गया, वहां कागजात इन्वॉल्व हैं, तो लिहाजा नैब की तरफ से ये मैंने कहा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई है कि जब आपने कागजात को एग्जामिन करना है या उन कागजात की बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ और वक्त चाहिए। लेकिन जो अहम बात है वो यही है कि ट्रायल कोर्ट के पास अभी बेल का राइट मौजूद है, और 30 दिन जो है, आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं, ये 1/3 है उस 90 दिन का जो इससे पहले राइज था। तो लिहाजा 1/3 रह गया है जो डिटेंशन का पीरियड है, और उस डिटेंशन पीरियड में भी ट्रायल कोर्ट के पास पूरा इख्तियार मौजूद है कि अगर वो बेल देना चाहे। और मैं क्या अब जो है जो लोग इस पर जो पार्टी साबिका हुक्मरान पार्टी और आजकल उनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं, इमरान खान साहब जो है अब गालिबन 3 दर्जन केसेस में नए नैब कवानीन की बुनियाद पर अदालत में मौजूद है। तो हमारे जो लोग पहले बरी हुए हैं या जिन्होंने सामना किया, हमने तो अभी तक नए नैब कवानीन का कोई फायदा नहीं उठाया। जितना भी फायदा है वो नहीं। देखिए बट खुर्रम साहब, एक क्या इशू है ना यहाँ सर, यहाँ आर्ग्यूमेंट ये है कि ये तरमीम नैब से ज्यादा इमरान खान के मुकदमों को रख के की गई हैं, खास तौर पर नाउ आई विल ब्रिंग इट बिफोर यू कि आपने जब चेयरमैन नैब को ये इख्तियार दे दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर नहीं बल्कि इंक्वायरी स्टेज पर ही बंदा गिरफ्तार कर सकते हैं। ये तो ओरिजिनल कानून में भी नहीं था, ओरिजिनल कानून में भी इन्वेस्टिगेशन था, आप उसे इंक्वायरी स्टेज पर ले आए हैं। दिस इज इवन मोर रिग्रेसिव, और ये तो आप क्लियर कट है कि इमरान खान के लिए किया गया है। जी देखिए ना, ये बैक वक्त 2 चीजें नहीं हो सकती कि आप पहले तो आपके नाज़रीन को वाज़ेह होना चाहिए कि नैब की तरमीम का 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा वो जो पूरा आर्गुमेंट है 9 मई के वाक़यात, 9 मई का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया ना, और अलकादिर ट्रस्ट का मामला है और मामले इमरान खान साहब नैब के जो केसेस हैं उनकी नेचर बिल्कुल फर्क है। जो ज्यादा लोगों को एप्रीहेंशंस हैं इमरान खान साहब के बारे में, वो तो 9 मई के वाकयात के बारे में। नैब के मामले में तो अभी भी पहले के मुकाबले में, इन नई अमेंडमेंट्स के बावजूद पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर प्रोटेक्शन है पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स की। हर बंदे की राय फर्क हो सकती है, बट एज आई सेड, चूंकि व्हाइट कॉलर क्राइम को हमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो लिहाजा अगर वो 30 दिन भी गया है, वो 1/3 है पिछले 90 दिन का। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये बेहतर है, और इमरान खान साहब के मुकदमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है? जो नैब के अंदर मुकदमात चल रहे हैं, डिफरेंट इन नेचर, व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम। आप कहते हैं ताल्लुक नहीं, डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए ये अमेंडमेंट्स की गई। अच्छा, आप कहते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिजॉल्व करने के लिए। आई एम श्योर इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे नुसरत जावेद साहब भी, बट बिफोर नुसरत जावेद साहब, शुएब शाहीन साहब, ये नैब की रिकमेंडेशन पे हुआ है, प्रोसीजरल मसाइल थे नैब को आ रहे, उनके लिए किया, इमरान खान साहब से इसका ताल्लुक नहीं है।
प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इसलिए नहीं किया, जितने भी लोगों से मैंने बात की खलवत जलमत में कहते नहीं सेशन में नहीं था पार्लियामान, लेकिन आपको पता है करनी तो होती है अमेंडमेंट्स, तो हमने नैब को फैसिलिटेट करने के लिए किया। योर कमेंट ऑन दिस? देखें मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि पिछले साल जब ये नैब लॉ को अमेंड किया उसके बाद भी कम से कम 5 से ज़ायद तरामीम मज़ीद कर चुके हैं असम्बली के ज़रिए। यानी उसी लॉ में जो अमेंडेड लॉ है पिछले साल करने के बाद मज़ीद 5 तरामीम की हैं। और फिर वो कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी जो 2 दिन का इंतज़ार नहीं कर सकती थी? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब हज से वापस आ रहे थे, रात की तारीखी में एक एक्टिंग प्रेसिडेंट से वो ऑर्डिनेंस साइन कराया गया कि इन दी सर्कमस्टांसेस के जब अपनी इनकी 1 महीना की टोटल मुद्दत रह गई है और इस 1 महीने की मुद्दत के दरमियान परमानेंट लेजिस्लेशन ये नहीं करना चाहते थे, ना करना चाहते हैं। ये इस वक्त 4 महीने के अंदर, सिर्फ 4 महीने के लिए, यानी 120 डेज के लिए इस ऑर्डिनेंस का इतलाक होना है। 4 मंथ्स के लिए किसके लिए कानून साजी ये कर रहे हैं वो ज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो वो किसके लिए कर रहे हैं वो आपको पता है, पर्सन स्पेसिफिक है। और ओरिजिनल लॉ का जैसे आपने पहले भी बताया, असफन यारवली वाले केस में ये मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ओरिजिनल लॉ में भी ये है कि जब तक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और एलिगेशंस कम्युनिकेट ना की जाएं टू द एक्यूज्ड, उस हद तक गिरफ्तारी के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी नहीं हो सकता था। ये पिछले कानून और पिछली लॉ की बात कर रहा हूँ। आज आपने आर्बिट्रेरीली वो बादशाहों वाली पावर दे दी है चेयरमैन को कि जब चाहे वो समझे कि जनाब इस वक्त ताउन नहीं कर रहा मुलजिम और उसको जनाब वारंट ऑफ अरेस्ट कर दे, इवन जब चाहे उसको गिरफ्तार कर ले। तो ये आर्बिट्रेरी पावर देने का 4 महीने के लिए इस कानून साजी का पर्पस सिर्फ ये है। सर लोग ताउन नहीं भी करते ना। इमरान खान साहब जाके कोई प्री अरेस्ट बेल ले आता है। मुझे एक मिनट हेयर मी आउट ऑन दिस सर, नहीं तो लोग नहीं भी ताउन करते लेना तो कोई प्री अरेस्ट ले लिया फ्लैट, ठीक है, सॉल्व लीगल, बट लेना तो कानूनी तरीका है, पेश ही नहीं हो रहा। मुनीब साहब, प्री अरेस्ट बेल लेना एक कानूनी तरीकाकार है, हर मुल्ज़िम का हक होता है और उसके अंदर कंडीशन होती है कि वो तब कंफर्म होगी बेल जब आप अपने आप को शामिल तफ्तीश करेंगे। और तो वो तो शामिल तफ्तीश होना कंडीशन प्रेसिडेंट है। लेकिन मसला ये है ही नहीं यहाँ। मसला ये है कि अच्छा फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का इंतजार क्यों नहीं किया? फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जो स्टेज है, जो इसलिए अमेंडेड लॉ है या इवन पुराना है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आप देंगे टू द एक्यूज पर्सन। फिर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अगर रिपीटेड नोटिस के बावजूद अगर कोई मुल्ज़िम नहीं आता तो आपको अख्तियार है कि आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दें। और यहाँ आप इंक्वायरी स्टेज पे आपके पास अभी कोई एविडेंस नहीं, कोई पता नहीं, आपके पास फाइंडिंग्स भी नहीं आई, आपके पास आईओ ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। आप कहते हो पकड़ लो, बात ये पकड़ के फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब हैं, आप खुद वकील हैं, मुझे बताएं 5 दफा असासाजात केस में नैब बुला चुका है, वो पेश नहीं होते अगेंस्ट वन प्रिटेक्स्ट और दी अदर। तो नैब क्या करे? हाउ वुड द नैब प्रोसीड देन? मुनीब साहब, अब वो माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अब आप उसको कुछ भी करेंगे वो जेल में नहीं जाएंगे, उनको अदालत की भी जरूरत नहीं, उसको कानून की भी जरूरत नहीं, उसको वकील की भी जरूरत नहीं। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही काफी थी, वो कर चुके हैं। ये उनके लिए कानून है। ठीक, बाकियों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की। आपने आपका जो आज की सिचुएशन है, मुझे ये बताएं कि देखें, मजाक ना करें। अगर आपने वाकई सीरियस लेजिस्लेशन करनी है तो परमानेंट लेजिस्लेशन कीजिए, आपके पास 1 महीना है। वंस फॉर ऑल जो चेंजेस करनी है, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड। इसमें बदनीयती भी है, ठीक, पर्सन स्पेसिफिक भी है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के जरिए भी आपने कराया है। आपने 1 महीने की आपकी मुद्दत है और 4 महीने के लिए आपने कानून साजी की है। किसके लिए बदनीयती का एलिमेंट शामिल है? देख लीजिए, ठीक है। नुसरत जावेद साहब, सर ये जो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत किया गया, एक तो जरा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, नैब तरामीम जो की गई है जरा इस पर रोशनी डालिएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कराने के लिए वो अजीब सा ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। वैसे वफाकी हुकूमत शुरू करती है, लेकिन ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट चला गया है, उल्टा चल पड़ा है। तो ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। और उसके अंदर जो मेन एम्फसिस है और जो डिफेंस मिनिस्टर का लेटर भी है, उसमें यही कि आपने आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को, जो कि किया इमरान खान साहब ने, मलाइन किया है, उनकी फैमिलीज़ को हरास किया है, उनके खिलाफ हर्जा सराई की है, हैंस आपने सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है।
देखिए मुनीब भाई, मेरा ख्याल है मैं पहले तो आपकी दूसरी बात को ले लूं, क्योंकि उसको डिसमिसिव वे में डिस्कस करना ज़रा ज़्यादा आसान है। मुझे जितना थोड़ा बहुत अपने जर्नलिज्म के तजुर्बे से याद है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत से अभी तक सिर्फ एक जमात को कलअदम ठहराया गया। नाम था उसका नेशनल अवामी पार्टी, सरबराह थे उसके खान अब्दुल वली खान साहब, और उसमें फरीक जो थी वो रियासत थी। और उस ज़माने में जो डोसियर वगैरह जो इल्ज़ामात थे कि ये पख्तूनिस्तान और इंडिया से थैलियाँ वैलियाँ जो भी एलिगेशंस थे वो रियासत ने प्रोवाइड किए थे। अब इस सूरत में अगर एक लेटर जो है वज़ीर दिफा साहब का लिखा हुआ उसको एक प्राइवेट शहरी जो है वो इस्तेमाल करते हुए करे, तो सर मैं ये पूछने की जसारत करूँगा कि वज़ीर दिफा साहब वो कहते हैं कि उनके पैरों में मेहंदी लगी है। मुझे तो ये ख़दशा है कि मौजूदा हालात में इस पिटिशन के साथ वो ना हो कि नमाज बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़ जाएं। वो ये कहें जी किस बातों में। और दूसरा, अगर ये चलन भाई अगर ये शुरू हो गया तो कल को आप एक प्राइवेट शहरी के तौर पर, और आप तो खैर लॉ को भी जानते हैं, आप किसी अपनी नापसंदीदा जमात के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। मुझे को नापसंद हुआ और मुझे कोई अच्छा वकील मिल गया आप जैसा या शुएब भाई जैसा, बग़ैर पैसे के कि हाँ भी चलो कदम बढ़ाओ, तो मैं उनके ख़िलाफ़, तो इस तरह तो एक अजीब व गरीब किस्म की, आई थिंक ये कितनी इट डज़न्ट मेक सेंस। मेरा अपना ये ख्याल है कि फार मोर क्रूशल ये जो सेकंड वाली जो बात है जो आप करें ना सुप्रीम कोर्ट जाने के यानी कि पाबंदी लगवाने वाली, मेरी नज़र में इट इज़ काफियस एब्सर्डिटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ताहम ये जो पहला इशू है ना भाई, मैं इसकी वजह से परेशान हूँ। नज़र बज़ाहिर आपको फ़ौरन लगेगा कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक है, एक आदमी को घेरने के लिए है, किसी हद तक दुरुस्त भी लगता है, लेकिन इतनी हाड़ा हुड़ी में इतनी जल्दी में किया भी था तो साहब कितने दिनों से ये जारी हो चुका है, और फिर कोई फास्ट ट्रैक कोई यानी मूवमेंट होनी चाहिए थी जो आपको नज़र नहीं आ रही अभी, तो कम से कम अभी तक। सेकंड बात ये है कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे हुकूमतों को बहला फुसला कर, मसलन जैसे मेरे भाई दस्तगीर साहब कह रहे थे कि जी नैब ये शिकवा कर रही थी कि साहब हमें अपने काम की मुश्किल हो रही है, वाइट कॉलर क्राइम होता है। सर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नैब अपनी मौजूदा फॉर्म में जब 90 दिनों का अख्तियार भी था, किसी को भी उठा के जंगी कैदियों की तरह डाल दो, तो ऐसे ही उसके बावजूद अगर अभी तक ये कैपेसिटी नहीं डेवलप कर पाई कि हाउ टू गेट वाइट कॉलर क्राइम्स, तो आई थिंक फिर इस कारखाने को बंद ही हो जाना चाहिए। कि मतलब ये कि वो गॉड से इफ दे कुड नॉट डेवलप एक्सपर्टीज 1999 और आज हम बात कर रहे हैं 2023 की, और ये बताइए कि कौन सी यहाँ की उस्मान बुज़दार साहब को 13 नोटिस गए हैं जी, 2 दफा वो पेश हुए हैं, कोई हमारे सामने आता नहीं है, फिर हम प्रोसिक्यूशन कैसे करें, हम इंक्वायरी कैसे करें, हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, किसी को डर होगा तो कोई हमारे सामने अरेस्ट जारी कर देना, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे कोई नहीं आता, वारंट उसमें मौजूद नहीं, वो कहते हैं इंक्वायरी स्टेज पर जारी करने। नुसरत साहब प्लीज सर। अच्छा चलें जी कर लें, लेकिन सर मैं सिर्फ ये इतना अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक अदना तालिब इल्म होते हुए जो सियासी मामलात हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि किसके घर जाएगा बकौल गालिब सैलाब वबा मेरे बाद। ये अजीब व गरीब हैं, जैसे भुट्टो साहब को ये सबक पढ़ाया गया था, ये नेशनल अवामी पार्टी पर जब पाबंदी लगी थी और उसके बाद हैदराबाद ट्रिब्यूनल, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने वकला लाना चाहते थे, तो इन्होंने जल्दी में एक कानून बनाया, ज़ाहिर है किसी की फरमाइश पे बनाया था, जो पाकिस्तान की सालमियत और उसके बारे में और गद्दारों से महफूज रखने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। नतीजा क्या हुआ कि जब भुट्टो साहब के लिए, मुझे अभी भी याद है रमज़े क्लार्क जैसे और भी इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के वकला पेश होना चाह रहे थे, जब उन पर कत्ल का मुकदमा हुआ तो वो उसका बार था। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि ये हुकूमत जिसकी अपनी टर्म 12 को ख़त्म हो जानी है, 12 अगस्त को, ये अपने हाथों से उन्होंने कुल्हाड़ा तैयार करके चेयरमैन नैब को दे दिया है। अब चेयरमैन नैब जिसको चाहेंगे वो इलेक्शन लड़ेगा। सर मैं आज आपको ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ के जी चेयरमैन साहब ने फरमाइश की। मैं सर मैं इस पे बजिद हूँ। देखिए वैसे भी आजकल एक लफ्ज़ तो आप सुनते होंगे, बड़ा फैशन है, लेवल प्लेइंग फील्ड। जी 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 जी, आप समझ गए ना बात को। तो क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अब यानी पीपल्स पार्टी और PMLN में
सारे ही लोगों का दूध के धुल गए, ऐसा तो नहीं होगा, किसी ना किसी के बेचारे का नहीं, कोई भी नहीं। दूध क्या ख्याल है? जब वक्त आता है तो सर कोई भी दूध का धुला नहीं होता। बट आई वुड लाइक टू डिस्कस मेरा तो मैं आऊंगा। अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं परेशान होता और मैं रोकने की कोशिश करता इसको, अगर मैं हुकूमत होता। थैंक गॉड आई एम नॉट देयर। आई एम श्योर खुर्रम साहब भी परेशान होंगे, और आपके तजिए के बाद तो शायद वो थॉट भी है ना कि शायद मजीद परेशान हो। एक ब्रेक मुख्तर से शामिल करते हैं, वापस आते हैं, जरा इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। उस गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जरूर हो जाए जिसका अंदेशा है कि वो बहुत जल्द हो सकती है, और वो बहुत बड़ा कर्टन रेजर होगा पाकिस्तान की सियासत पे और इमरान खान साहब के पौने 4 साल के जो दौरे हुकूमत था उस पर। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, नुसरत जावेद साहब, आपको पता है बड़ा उनका एक रियलिटी चेक होता है और वो हम सब को हमेशा देते हैं और हम सब बहुत सीखते हैं। बट अलार्म बेल्स तो उन्होंने बजा दिए हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये शायद बहुत से आपके कोलीग्स के लिए, आप लोगों ने भी बड़ा रगड़ा खाया है माजी में, तो आपने कहीं कुल्हाड़ा किसी और के हाथ में तो नहीं पकड़ा दिया और बाद में सारे बसद एहतराम में अर्ज करूंगा सारे सर पीटते रह जाएंगे कि भई ये हमने अपने हाथों से क्या कर दिया? जी, पहले तो मैं अपनी जाती राय का इजहार करना चाहता हूं कि मैं नुसरत साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि नैब का कानून और इदारा ख़त्म होना चाहिए। ये एक तजर्बा अब तकरीबन क्वार्टर सेंचुरी से हो चुका है, मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन एहतसाब का चूंकि मैकेनिज्म और कोई वाजे नहीं है तो लिहाजा ये एक रखा हुआ है हमने तरीक़ेकार। तो दिस हैज टू गो। और दूसरा, इससे पहले कि मैं जो खदशात है उस पर बात करूं, शुएब शाहीन साहब को तो शाहिद खाकान अब्बासी का वकील होना चाहिए था, जिन्हें बगैर किसी वजह के डाल दिया जेल में और कुछ नहीं निकला। एहसन इकबाल का वकील होना चाहिए था, जिन्हें डाल दिया, कुछ नहीं निकला। साद रफीक 16 महीने जेल में रहे। और काश शुएब शाहीन साहब अगर वकील होते तो शायद हमजा शहबाज को 22 महीने बगैर किसी गुनाह के वहां ना रहना पड़ता जेल में। तो ये तो हमारे सामने हुए हैं वाकयात। उससे सीखकर ही जो तरामीम थी वो पहली की गई थी कानून में। ये भी रिसेंटली एज आई सेड कि ये नैब की जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनकी कैपेसिटी के बारे में सवालात बेशुमार हैं। खुर्रम साहब, कथा कलामी, वो नुसरत साहब कह रहे हैं आपने ये सीखने वाला अमल तो शायद पीछे रह गया, ये तो आपको नया काम कर दिया आपने, और ये उन्होंने लफ्ज कुल्हाड़ा इस्तेमाल किया है, तो ये आपने किसी और के हाथ में कुल्हाड़ा दे दिया है और इसकी जद में तो कोई भी आ जाएगा बाद में। मैं उससे गैर मुत्तफिक नहीं हूँ। ये तो इट्स एक ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कानून साजी का और इस मुल्क को एक अपनी जमहूरी डगर पर डालने का, जिसपे अभी हमें बहुत काम होना है, इस पे बहुत मेहनत होनी है। अभी तो हम इस तरह के जो गैर मतवाजी जो हम कह सकते हैं एक भयानक तजर्बा इमरानी और अजाब इमरानी का है कि अब उसका जो असर जाहिल करने के लिए भी इस किस्म की अमेंडमेंट्स जो हैं उन तक हमें जाना पड़ रहा है। वरना हम तो जो भयानक तजर्बा आप एक कायम मकाम सदर से इतनी हरिडली, बेशक काबीना ने अप्रूव कर दिया, उसे पार्लियामान में ले आते हो, कोई तो उसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस होता, बेशक सिलेक्टेड लोगों का होता, तो आपने इतनी हरिडली इसको क्यों किया है? मुझे मुकम्मल तवक्को है कि इंशाल्लाह जो आने वाला कौमी असम्बली का इजलास है तो गालिबन हतमी इजलास होगा असम्बली की तहलील से पहले, तो उसमें ये आएंगे और ये कानून साजी ही होगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जरिए और नेशनल असम्बली पाकिस्तान के जरिए। यही प्रेफरेंस रही है और इंशाल्लाह है। ठीक। और ये जो जमात को बैन करने वाली बात है, राना सनाउल्लाह साहब तो एक दो दफा उनका बयान आ भी चुका है कि बिल्कुल हो जाना चाहिए और ऐसे मामलात इनके अंदर हैं। हैसियत बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, वुड यू एंडोर्स एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट दैट अ पॉलिटिकल पार्टी शुड गेट बैंड? बिल्कुल भी नहीं जी, ये कोई तरीका नहीं है। और अगर हुकूमत में कंसेंसस होता बैन करने के मामले में तो आपने दुरुस्त कहा, इलेक्शंस एक्ट में ये फेडरल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस है कि वो कोर्ट के पास जाए और दिस डिक्लेरेशन के लिए, और अब इतने महीने हो गए हैं हम नहीं गए, तो लिहाजा हुकूमत की राय जो है वो बड़ी वाजे है। और तभी तो शायद ओम चौधरी साहब को बतौर एक शहरी जाना पड़ा, क्योंकि अगर हुकूमत की ये राय होती तो हम बहुत अरसा पहले ये डिटर्मिनेशन कर चुके होते।
ठीक, ये बात नुसरत जावेद साहब, एक गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बाज़गश्त हो रही है आज़म खान साहब की, और कहा जाता है कि वो भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उससे भी कलई खुल जाएगी इमरान खान साहब के 4.25 साल इक़्तिदार की। आपको लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑडियो लीक्स, ये को बेनिफिशियल रही हैं टू चेंज अ नैरेटिव और टू डिसमेंटल अ नैरेटिव इन द रीसेंट पास्ट? देखिए जी, इनका एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैं इस तर्ज़ अमल की, ये हुकूमत हो या कोई और हो, इसको मैं तो ऑब्वियसली इंडोर्स नहीं कर सकता। लेकिन एक मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा सर कि ये जो इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं चंद एक, और ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर जैसे बुज़दार साहब हैं, उन्हें वसीम अकरम प्लस बना दिया गया था, और वसीम अकरम प्लस जो हैं वो एक इतनी सी तमाज़त न बर्दाश्त कर पाए। इसी तरह ये साहब जिनके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस अमर से नहीं रोक पाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें उनकी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है आज़म खान साहब की, इस सवाल से कतई नज़र कि उन्हें कैसे उठाया गया, कैसे दबाव में आया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन साहब लोग मजबूर हो जाएंगे फिर ये कंपेयर करने को कि यार एक फवाद, हसन फवाद भी थे, एक अहद चीमा भी थे, उन बेचारों का कैरियर तबाह हुआ, उनके ख़ानदान तबाह हुए, लेकिन उन्होंने तो तोते की तरह और बड़े अपने बॉस के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। तो कम से कम ये मैसेज जो जाएगा कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के हमसाए में जो मशहूर ज़माना क्रिकेट से सियासतदान रहते हैं, वो और कुछ ना सही तो मर्दुम शनास नहीं है। तो सर इस तरह का डैमेज यकीनन जाता है कि यार ये कैसे इनकलाबी हैं कि 2 दिन की तपश बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके मुकाबले में आप जो मर्ज़ी कह लें, पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने सर बरसरे आम टिकटिकियाँ लगवा के कोड़े खाए दौरे इस्तबदाद में, और अभी जो दौर गुजरा है उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हो, मतलब मैं सबसे ज़्यादा मैं अर्ज़ करूँगा जी, राना सनाउल्लाह साहब किसी भी सियासतदान पर मनशियात का केस बनाना खुदा के लिए सर, ये बहुत एक इससे पहले आसिफ जरदारी साहब के साथ वो हुआ था, वो जो एक फेमस ड्रग के साथ उनको एसोसिएट किया जा रहा था। तो मेरा ये है कि उनमें से कोई एक आदमी सर ब्रेक नहीं हुआ। चलें जी, पॉलिटिशियन अगर डट गए तो डट गए, अंडरस्टैंडेबल, बट ब्यूरोक्रेट्स लाइक अहद चीमा और ख़ास तौर पर फवाद हसन फवाद, जितनी उन्होंने बहादुरी के साथ दे वेंट थ्रू इट, तो सर फिर लोग तो कंपैरिजन करेंगे ना, वो कहेंगे यार एक तरफ तो ये जमात और एक तरफ ये है। तो इस तरह इस हवाले से सर हमारे कल्चर में जो है ना ज़रूर कंपैरिजन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी देखा जाता है कि बड़क के खाली रंगबाजी हो रही है या कि कोई जान भी है, कोई मेटल भी है। तो और मेरा ख्याल है कि इनको जो इतने एम्पावर करके जो रखे हुए थे, वो सर उनकी मर्दम शनासी पर सवालात उठेंगे, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का इस सेगमेंट से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में आज यौम तक़दीस कुरान मनाया गया मजहबी जोश व जज्बे से। यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, कुरान की हुर्मत हर एक को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। स्वीडन में जो हुआ वो एक बड़ा ही भयानक वाक़या था, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कुरान शरीफ की हुर्मत पर इस तरह सवाल आए और इस तरह से बेतौकीरी की जाए और इस तरह से सब कुछ हो। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानियों के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और इस पर एहतजाज भी हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी हुआ। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, वहाँ साथ रहिएगा। आज पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर यौम तक़दीस कुरान मनाया गया मजहबी जोश जज्बे से, और वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया कि एक पुरअमन एहतजाज होगा, और लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छी बात है। हमने मुस्लिम उम्मा को भी बताया कि हम कितने सेंसिटिव हैं इस मामले को लेकर, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमान कितने सेंसिटिव हैं इस हवाले से। लेकिन बहसियत एक कौम, बहसियत एक रियासत, क्या यही हमने करना था? और मुस्लिम उम्मा की अगर बात की जाए तो हम ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं? कोई कहता है जी आप स्वीडिश जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दीजिए, उससे स्वीडिश इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा, एक रिजेंटमेंट का मैसेज जाएगा कि मुसलमान इस पर रिजेंट कर रहे हैं। और जो कुरान शरीफ का नुस्खा नज़र आतिश किया गया, ये पहला वाक़या नहीं है, जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो ये
ये एक तो ये कि हो क्यों रहा है और हम क्या कर सकते हैं, दो ही सवाल हैं जो मेरे जहन में। और जनाब बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे उनका इंट्रोडक्शन के बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मेरी खुशनसीबी आप तशरीफ़ लाए। अब सबसे पहले तो अब एक जो सवाल हर एक के जहन में आता है कि ये एक रिपीटेडली हो रहा है ना, कि इस साल जनवरी में भी हुआ, 2020 में भी हुआ था, कभी गुस्ताखाना खाके आ जाते हैं, कभी कुरान शरीफ के नुस्खे को नजर आतिश कर दिया जाता है। तो ये क्यों है इन दिस डे एंड एज, ये नफरत क्यों है इतनी आपके नज़दीक मुसलमानों के खिलाफ, ये इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में इस्लामोफोबिया का जितना ज़िम्मेदार वेस्ट है, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है वो हम खुद हैं, कि हमने अपने आप के वो सेल्समैन, वो सेल्स पिच और वो इम्प्रेशन नहीं बना सके हम इतने सालों में, इतनी सदियों में रादर, जो कि हमारा हक था और हमें बनाना चाहिए था। मिसाल के तौर पे अगर कुव्वत नाफज़ा की हमारे मजहबी तबका बात करे, तो कुव्वत नाफज़ा अगर मुसलमान के पास नहीं है तो फिर किसके पास होनी चाहिए? अगर वो भी नहीं हासिल कर सके तो मेरे ख्याल में अपने गिरेबान में देखना चाहिए। अब दो पैराए के अंदर हमारे जो सोचने वाले लोग हैं, मैं मिंबर का नाम नहीं ले रहा, सोचने वाले जो लोग हैं वो सोच रहे हैं, वो एक सोच रहे हैं कि जनाब बैन कर दिया जाए। हम हमेशा नेगेटिव में क्यों सोचते हैं, नुकसान में क्यों सोचते, पॉजिटिव में ये क्यों नहीं सोच सकते कि हम खुद तरक्की करके उनको बीट आउट कर दें? मेरे ख्याल में ये वो किरदार था जो मुसलमानों को अडॉप्ट करना चाहिए था। दूसरा ये कि हम मेरे ख्याल में एक लूजर्स गेम खेलने के लिए और आगे बढ़ गए। वो ये कि अब दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि अल्लाह ताला इस शर में से भी खैर निकालेगा, जो कि यकीनन निकाल सकता है। वो ये कि जनाब अब वहाँ पे कुरान ज़्यादा बिकेगा और लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। आपके अपने मुल्क में आधे उलमा ये कहते हैं कि कुरान बग़ैर उस्ताद के नहीं पढ़ा जा सकता, आधे उलमा कहते हैं कि नहीं पढ़ा। आपको लगता है कि मुझे और आपको इस बात का इल्म है, और अंग्रेज़ को जो कि R&D का इस वक्त चैंपियन है कायनात का, दुनिया का, उसको इस बात का नहीं पता कि हम बिखरे हुए हैं? एक में समझें हमारी इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इससे हम बिल्कुल लाताल्लुक हैं। ये अनरियलिस्टिक वो अमल है जिससे मेरे ख्याल में हम इस पहलू को शायद देखना ही नहीं चाह रहे कि खुदा ने हमेशा उन उम्मतों को तबाह किया जो किरदार में आला नहीं थी। अल्लाह ने उन उम्मतों को तबाह नहीं किया जो नमाजें नहीं पढ़ती थी, दाढ़ियाँ नहीं रखती थी। अल्लाह ने किरदार पे तबाह किया है। इसलिए अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे वो अपनी उम्मत के अंदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सादिक और अमीन का लक़ब मिला है, ये ज़ाहिरी तौर पर नबूवत से पहले का लक़ब है, और देने वालों में वो सरदारान अरब के अंदर अबू जहल जैसा उमर हशाम शामिल है। वो जो चादर के अंदर हजर अस्वद को डाल के उठाना था, वो अभी नबूवत नहीं आई थी। यू वर लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज। लेकिन वो जो किरदार और कंट्रीब्यूशन थी वो अरब्स में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड कायम थी। ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये सुन्नतवंद है। खुदा कंट्रीब्यूटर्स को देखता है। आज आप देख लीजिए मुस्लिम उम्मा की जो कंट्रीब्यूशन है वो दुनिया में तो छोड़ दें, वो अपने अंदर क्या है। क्या लोगों को, क्या मैं सीने पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त जितनी भी गुफ्तगू मज़हब पे करूँगा, मेरे दिल में खौफ नहीं है कि मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा लर्जिश का लफ्ज़ ना निकल जाए जो मेरे ही बहन भाई जो हैं वो मेरे पे फतवा लगा दें कि आपने ये बात क्यों की। इस खौफ का मेरे ख्याल में वेस्ट जो है वो भरपूर फायदा उठा रहा है। आपको लगता है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड बी समहाउ बिकॉज़ हमारा समहाउ वो एट नहीं है। देखिए डिपिक्शन तो है ही नहीं। गोरा जो है ना, अंग्रेज जो है, इसको मैं सिंबल के तौर पे बात कह रहा हूँ, वो कभी भी तारीख को नहीं भूलता। क्राइस्ट चर्च का आपको वाकया याद है? क्राइस्ट चर्च में उसने गन के ऊपर किन के नाम लिखे हुए थे? अपने उन जर्नैलों के जो कि 9th क्रूसेड के अंदर जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मारे थे। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे हमने बड़ा मारा, लेकिन जब आप हजरत उमर खत्ताब की बात करेंगे आप कहेंगे 3/4 दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। लेकिन आपने कभी भी किसी तबके को, मैं मजहबी तबका नहीं कह रहा, किसी भी तबके को ये देखा है कहते हुए कि किंदी का क्या किरदार था इस्लामी तारीख के अंदर? उसने फ़लसफ़े पे, तबियात के ऊपर, माबादुल तबियात पे क्या गुफ्तगू की थी? वो जो इंटेलेक्चुअल एक्ट था सारा मुसलमानों की एवोल्यूशन का और डोमिनेंस का, वो हमने कहाँ खो दिया? इसमें क्या किसी अंग्रेज़ का कसूर है कि उन्होंने आके हमें कहा कि आप ये ना सोचें, ये ना पढ़ें? ये हमारी अपनी कारगुजारी है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आज हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। वक्त कम है, इख्तिसार से फरमाइए कि ये जो हम है कि स्वीडिश एम्बेसडर को निकाल दें, कता ताल्लुक करें और ये एक रिजेंटमेंट शो करें एज अ रियासत के जी हम इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट भी है और हम बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी जो मेरे ख्याल में ज़िल्लत वाली बात हुई है ना, वो ये कि ये जो शख्स
शख्स है जिसने कि ये इतना क्या मैं कहूँ तबर्रे वाला काम किया है, ये बुनियादी तौर पे एक मुसलमान रियासत का बाशिंदा है जो कि रेफ्यूजी बन के गया। और रेफ्यूजी पता है क्यों बना है? कि उसने रेफ्यूजी के लिए जो अप्लाई किया एप्लीकेशन वो इसलिए की कि मैंने कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स लिखे जो कि मुझे अपने मुल्क में पब्लिश नहीं करने देते, आप मुझे अपनी सिटीजनशिप दे दें। उन्होंने दे दी। अब वहाँ पे कोर्ट ने, जो कि एक मैजिस्ट्रेट के लेवल का कोर्ट है, उसने कहा कि हमें आपके इस एक्ट से कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता कि स्वीडन को, जो चुड्डू जैसा इतना सा है, चिल्लू पुल्लू सा है, उसको रियासत उम्मत इस्लाम से कोई खतरा या अंदरूनी खतरा महसूस होता। मेरे ख्याल में ये पहला वाक़या जिसमें कि एक स्टेट शामिल हुआ है इस सारे मामले में। लेकिन हमारा रद्द अमल हमेशा कितना नेगेटिव रहा है। थर्ड क्लास लिटरेचर, थर्ड क्लास का भी लफ्ज़ जो है ना ये ज़्यादा है। इससे भी घटिया लिटरेचर था स्टैनिक वर्सेस, उससे भी घटिया लिटरेचर था जो कि तस्नीमा राव का था। हमने उन दोनों को अरबपति क्यों बना दिया? अपने रद्द अमल से। इसके ऊपर रद्द अमल किसका सबसे बेहतर आया था? उन लोगों के जिन्होंने कहा था कि सीरत पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो और इनकी किताबें बांटो। सऊदी अरब का रिएक्शन, जिन्होंने 20 लाख कुरान आउटगोइंग पैसेंजर्स को बांटे, एक रिएक्शन था। उसके बाद टर्की का रिएक्शन, जो उन्होंने कहा कि नेटो के मेंबर अब हम इसको नहीं बनने देंगे, दूसरा रिएक्शन। इराक का रिएक्शन, जिसमें हमारी तरह सियासत के तौर पे लोग बाहर नहीं निकले, रियासत के तौर पे नहीं निकले, अवाम सड़कों पे निकली और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक, जो बातें गुलाल कुतुब साहब ने कही हैं मेरे ख्याल में नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। बहुत सा मसला हमारे अंदर भी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुरान पाक की हुर्मत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मुसलमान की जान भी कुर्बान। लेकिन यकीन मानिए उनकी हुर्मत, हमारे कुरान शरीफ की हुर्मत और इज़्ज़त वो अपनी जगह कायम है और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। उसमें कोई इबाहम वाली बात नहीं है। लेकिन हमें थोड़े से ज़रा बहसियत रियासत, बहसियत कौम भी सोचने की ज़रूरत है कि हम कब एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड से निकलेंगे और शायद दुनिया को आउट क्लास करें किसी बेहतर जगह पर, किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पर। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।